तो मुझसे बहुत लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं ये बताऊँ कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी है, वो तो मेरा प्रोफेशन है, रोज़ मुझे ये काम करना होता है। मैं किसी कॉलेज में जाते हुए कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक पर ना बोलूँ, जो मैं अपने संस्थान में बोलता हूँ, थोड़ा-सा अंतर बना रहे, एक गैप बना रहे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए, जो आपको सिविल सर्विस के बारे में सुनने का मन है। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिखवाए टॉपिक्स, बड़ी मुश्किल भाषा में 5-6 टॉपिक्स भेजे। इतनी मुश्किल भाषा कि मैं पढ़ के घबरा गया कि मैं इनको क्या बोलूँगा? टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बुलाया इनको फिर, ये समझने के लिए टॉपिक का मतलब क्या है। तो इन्होंने बताया कि हमने भी कहीं से लिखवा लिया था, हमें भी नहीं पता इसका मतलब। तो जैसा जैसा बच्चे करते हैं आमतौर पे यही यही बच्चा था, इसने कहा कि वो टॉपिक हमने भी कहीं से लिखवा लिया, हमें भी नहीं पता। बोले सर आप आ जाइए, जो बोलने बोल दीजिए। तो फिर एक सिंपल सा टॉपिक हमने डिसाइड किया, आपको ध्यान रखते हुए, कि देश को किस तरह के सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है। कैसा ब्यूरोक्रेट आपको होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं? क्या आपको सोचना चाहिए अभी से अपने जीवन के बारे में? कुछ दिन पहले मैं श्रीराम कॉलेज में गया था, तो वहाँ उन बच्चों की डिमांड थी कि थोड़ा-सा स्टार्टअप के बारे में बोलिए। तो मेरी राय बड़ी स्पष्ट है। मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज़ के लिए, और जो बच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, मैं उनको हर तरह की मदद करता हूँ। पर मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि देश के हर बच्चे को सिविल सर्विस के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा एकदम नहीं है। निराशा सिविल सर्विस के बारे में एक उन्हें तो ऐसी सोचना बीमारी चाहिए है जब जिसकी बच्चे को सिविल चपेट में एक सर्वेंट बार हमसे कोई आ गया तो आगे उसका समझेगा कि उभरना कैसे बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम हो मुश्किल रही है। हो जाता है। और मैं ये भी मानता काम हूँ कि चाहे इस देश छोटा को हो सिविल या बड़ा, सर्विस की उसे ज़रूरत अच्छे से स्टार्टअप पूरा करने करने वालों की के है, लिए और मैं ईमानदार मोटिवेशन मन की से बहुत कहता हूँ। जरूरत होती है। यदि आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो उससे बिना अच्छा है। मोटिवेशन के अगर हम कोई आप सिविल काम कर सेवाओं भी में रह लें के भी स्टार्टअप कर तो उस सकते हैं, काम में लेकिन वो स्टार्टअप फाइनेंशियल नहीं होगा, सोशल स्टार्टअप होगा। आप एक जिले के कलेक्टर होकर कुछ नई स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं और उस जिले को नई रोशनी दिखा सकते हैं, ये स्टार्टअप कर सकते हैं। मणिपुर का एक आईएएस है जिसका नाम आर्मस्ट्रॉन्ग पेम या पामे बोलते हैं, PAME है। उसका मन था कि वो एक सड़क बनाए। सड़क बनाने के लिए फंड उसके पास नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, अंत में क्या किया, उसने जनता से, एनजीओ से, वहाँ के ट्रस्ट से, वहाँ के समाज से निवेदन किया कि अगर ये एक सड़क बन जाएगी करीब 100 किलोमीटर की, तो इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत ईमानदार अधिकारी था, क्योंकि लोगों पर उस पर अगाध विश्वास था, लोगों ने आगे बढ़कर उसकी मदद की, और 100 किलोमीटर की सड़क बिना सरकार की सहायता के एक आईएएस अधिकारी ने बनवा दी। तो हम हम क्यों माने कि स्टार्टअप केवल बिजनेस की दुनिया में ही होता है? आप कोई नया उद्यम, नया प्रयास सिविल सेवक होकर भी कर सकते हैं, कलेक्टर होकर भी कर सकते हैं। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर समित शर्मा, राजस्थान काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वो डॉक्टर थे। उनको लगता था कि देश का आम आदमी बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं संभाल सकता, नहीं खरीद सकता, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। देश के हर व्यक्ति को सस्ती दवाई क्यों ना मिले? और जब उन्होंने इस मुहिम को अपने हाथ में लिया, तो जेनरिक मेडिसिन के नाम से एक पूरी मुहिम चलाई, जिस मुहिम को बाद में सत्यमेव जयते आमिर खान के प्रोग्राम में दिखाया गया। और वो काफ़ी सफल रहे कि जो दवाई ₹1 की मिल सकती है, वो दवाई किसी ब्रांड का नाम आने से क्यों ₹15 की या ₹100 की मिले। और उन्होंने आईएएस की नौकरी में होते हुए एक स्टार्टअप किया। ऐसा स्टार्टअप तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसलिए आप आईएएस अगर बनना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, या आईपीएस बनना चाह रहे हैं, जो भी, सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि दरअसल आप क्यों ऐसा चाहते हैं, और क्या देश को सच में इसकी ज़रूरत है। आपके चाहने में और देश के चाहने में एक समानांतरता का भाव है, समन्वय का भाव है, या विरोध का भाव है? ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अगर यहाँ से बात शुरू करें? बहुत आश्चर्य की बात है कि ब्यूरोक्रेसी का संबंध केवल सिविल सेवाओं से नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी हर जगह होती है। जो भी सिस्टम अपने आप में थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, उसको ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है। जैसे हमारा कॉलेज है, एक बड़ा सिस्टम है। इस कॉलेज में मेरा ख्याल है कम से कम 200 के आसपास टीचर्स काम करते होंगे, शायद इतने ही नॉन टीचिंग स्टाफ भी काम करते होंगे। अब एक बड़ा सिस्टम बन गया। इस बड़े सिस्टम को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, कौन से नियम हैं, कौन से रेगुलेशन है, किनके तहत काम होगा। जो लोग यहाँ काम करेंगे सिर्फ यहाँ काम करेंगे, कहीं और काम नहीं करेंगे, फुल टाइम जॉब करेंगे। उनका प्रमोशन कैसे होगा, कितने कितने साल में होगा, उनके कार्य का मूल्यांकन कैसे होगा। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जैसे ही आप ये सब सिस्टम्स खड़े करते हैं, इसी को ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, या एक आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विस सिस्टम, सरकारी नौकरी के मामले में, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कह सकते हैं कि होता है। कॉलेज ही क्यों, आपकी सोसाइटी निष्ठा। मैं यहाँ पर आया तो मैंने आते ही देखा कि बहुत सारे बच्चे सामने बैठे हैं, और 7-8 बच्चे सफ़ेद कमीज और काली पैंट पहन के यहाँ खड़े हुए हैं। ये अलग से यूनिफॉर्म क्यों चाहिए होती है? इसलिए कि दूर से देख के पता लगे कि ये एक अधिकारी है। इस कार्यक्रम को अंजाम तक ले जाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके पास अधिकार भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, उनकी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है, ताकि जब वो किसी बच्चे से कुछ कहें तो उस अधिकार का सम्मान करते हुए उस बात को मान लिया जाए। कोई और व्यक्ति कहेगा तो शायद उस बात को नहीं माना जाएगा। हमारे सामने पुलिस के 2 अधिकारी बैठे हैं, वर्दी में। क्यों वर्दी चाहिए? ताकि उनके अधिकार को देखा जा सके। जब वो अपनी बात कहें तो समाज उस बात का महत्व समझे कि ये बात एक अथॉरिटी से आ रही है, कोई ऐसे ही नहीं कह रहा है। ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ में चाहिए, खेल तक में चाहिए, खेल संघों में चाहिए, फिल्म में चाहिए, स्पोर्ट्स में चाहिए, हर चीज़ में चाहिए, और सरकार को भी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें ब्यूरोक्रेसी का, तो पहले के सिस्टम्स क्या थे? मोनार्की थी, राजतंत्र था, कहीं कहीं धर्मतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा की मर्जी होती है, राजा को अधिकारी चाहिए। राजा ने एक दिन कहा कि चलो संगीत कार्यक्रम है, किसने बढ़िया गाना गाया, और राजा ने क्या कहा, वाह क्या गाते हो, आज से तुम 50 गांव के मनसबदार हो गए। ये ब्यूरोक्रेसी है। आज से तुम ये हो गए, आज से तुम वो हो गए, यानी राजा जो चाहेगा वो होगा। इसलिए राजतंत्र के जमाने में सिविल सर्विस एग्जाम नहीं होते हैं। वहाँ ब्यूरोक्रेसी का फैसला राजा की मर्जी से होता है। उसका किस पे दिल आ गया, किस पे दिमाग आ गया, वो व्यक्ति जिलाधीश हो जाएगा। धर्मतंत्र में, थियोक्रेसी में, वही व्यक्ति कलेक्टर बनेगा या जज बनेगा
जो धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता है, अध्येता है। लेकिन जब हम एक आधुनिक राज्य में आते हैं, जैसे भारत एक आधुनिक राज्य है, जैसे 1947 में आज़ाद हुए, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, हमने घोषित रूप से कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतंत्र में भी हम रिपब्लिक हैं, जो इंग्लैंड आज तक नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा राष्ट्र का प्रमुख भी इलेक्टेड होता है, न कि जन्म से बनता है। हम हैं रिपब्लिक, हमें गर्व है इस बात का। हमने ये भी कहा कि हम मूल अधिकार लिख के देंगे, जो अमेरिका जैसे कुछ देशों को छोड़कर आज तक कोई लिख के नहीं दे पाया है, पर हमने एक एक व्यक्ति को मूल अधिकार लिख के दिए। हमने ये भी कहा कि हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, सब धर्म समभाव के सिद्धांत पर चलेगा। हमने डीपीएसपी में ये भी लिखा कि हमारा देश समाजवाद के रास्ते पर चलेगा और हम वेलफेयर स्टेट के रास्ते पर बढ़ेंगे, कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्यूरोक्रेसी का सेटअप हमारे देश में बनने लगा था। एग्जाम भी होने लगा था। एग्जाम के लिए 21 साल से कम उम्र में इंग्लैंड जाकर परीक्षा देकर पास होना होता था, जो भारत के आम आदमी के लिए असंभव था। लेकिन तब भी कुछ लोग गए, आईएएस बने, लौट के आए, आईसीएस उसमें बोलते थे। पर ब्रिटिश नौकरशाही का पर्पस क्या था? उनका पर्पस यह था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो भारत के संसाधनों को लूटने खसोटने में हमारी मदद करें। यहाँ के संसाधन लूटें, इंग्लैंड लेके जाएं, और उसके लिए जो सबसे योग्य लोग हैं वो यहाँ के कलेक्टर बनेंगे, आईसीएस बनेंगे। वो लाट साहब थे, वो सिविल सेवक नहीं थे, वो समाज सेवक नहीं थे। और लाट साहब होने का मतलब है कि मैं समाज से ऊपर हूँ, मैं एक अफसर हूँ, और तुम क्या मेरे सामने, तुम तो बहुत छोटे हो। उनका उद्देश्य एक्सप्लॉइट करना था, समाज को परेशान करना था, समाज से संसाधन छीनना था। और इसलिए जब आप देखेंगे कि प्राचीन राजतंत्रों में या ब्रिटिश शासन के दौरान जब ब्यूरोक्रेसी के दृष्टांत मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, तो उससे में घबराहट होती है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, आपके प्रिंसिपल मैडम हिंदी साहित्य की अध्यापक है। हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कवियों की कविताओं में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिससे पता लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती थी उस दौर में। सूरदास जैसा कवि जिसकी ख्याति केवल और केवल वात्सल्य के कवि के रूप में है, दुनिया कहती है कि सूरदास का मतलब है वात्सल्य का कवि, प्रेम का कवि, भक्ति का कवि। पर वो कवि अपने समय की ब्यूरोक्रेसी पर कितने कमेंट्स कर रहा था, इस पर नजर बहुत कम लोगों की जाती है। सूरदास एक गरीब आदमी थे, माना जाता है कि वो अंधे भी थे, ब्लाइंड भी थे, देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन थे। दिल्ली से थोड़ा बढ़ेंगे अगर आप, फरीदाबाद के आगे बल्लभगढ़ के पास एक जगह है सीही नाम की, वहां रहते थे। एक जिक्र मिलता है, और ये बात है 16वीं सेंचुरी की, संभवतः अकबर के शासन के समय की बात है, या अकबर के एकदम बाद की बात हो सकती है, उसी दौर की बात लगभग है। टैक्स होता था दस्तक, दस्तक एक टैक्स का नाम भी था, और टैक्स की वसूली के सिस्टम का नाम भी दस्तक था। सूरदास से टैक्स मांगा गया। उस गरीब आदमी के पास शायद उस साल फसल वसल नहीं हुई होगी, जो भी स्थिति होगी, वो टैक्स देने की हालत में नहीं थे। उसके बाद सरकार के कुछ लोग आए, जिसको आजकल बोलते हैं गस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। वो कौन होता है? जिसके पास एक स्टैंप होती है। पहले वो स्टैंप कहाँ होती थी? उंगली में होती थी, मुद्रा के रूप में होती थी। तो राजमुद्रित जो अधिकारी था, यानी कि जिसके हाथ में राजमुद्रा है, स्टेट की सील जिसकी अंगूठी में है, वो। और सूरदास एक कविता में चुपचाप लिख के सारा इतिहास बता के चले गए। वो कह रहे हैं कि मोहरिल, मोहरिल का मतलब मोहर वाला आदमी, जिसके हाथ में मोहर है। मोहरिल 5 साथ करी दीने, तिनकी बड़ी विपरीती। 5 मोहरिल आए हैं, बहुत विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। जिम्मे उनके मांगे मौतें हैं, उनके जिम्मे है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझसे मांगे, यह तो बड़ी अनीति। 5-25 साथ अगवानी, 25 लोग और साथ में आए हैं। सब मेरी काज बिगाड़े, सबने मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरे घर का सामान बाहर फेंक दिया। सूरदास की यह विनती, दस्तक कीजिए माफ। सूरदास विनती कर रहे हैं राजा से कि दस्तक माफ कर दीजिए। ऐसी ब्यूरोक्रेसी होती है उस शासन में जहां पर शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण नहीं होता, बल्कि जनता से लूटना होता है, खसोटना होता है। और तब हमें लगता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, वंचित वर्गों के पक्ष में होना चाहिए, और वैसा ही ब्यूरोक्रेसी को भी होना चाहिए। इसलिए जब हम आज़ाद हुए तो हमने संविधान लिखते हुए तय किया कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहते हैं कि जेएस मिल के विचारों से आना शुरू हुआ। जब 1848 में यूरोप में कुछ क्रांतियां हुई तो जेएस मिल का हृदय परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ उस समय, और जेएस मिल तुरंत नकारात्मक उदारवाद से फिसलकर सकारात्मक उदारवाद की ओर बढ़े, या जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म था वहां से हटकर वो मॉडर्न लिबरलिज्म की ओर आए, और एक किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसका सेकंड एडिशन, जिसमें पहली बार वो पूंजीवाद के रास्ते से हटकर बात करने लगे कि आम आदमी के हित में राज्य को काम करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का बेसिक मतलब है कि राज्य का काम केवल पुलिस चलाना नहीं है, केवल कानून नहीं है, केवल टैक्स वसूलना नहीं है, केवल जुडिशरी नहीं है, बल्कि जनता को सुविधाएं देना और जनता के पिछड़े वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना भी राज्य का काम है। इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। तो मुझे आश्चर्य होता है कि हमने आधुनिकता की सारी धारणाएं पश्चिम से ले तो ली, अपने इतिहास को ठीक से खंडारा नहीं। 16वीं सेंचुरी में एक कवि हुए तुलसीदास, और मैं दावे से ये बात कहता हूं कि दुनिया में पहली बार यदि किसी ने कल्याणकारी राज्य की धारणा विस्तार में लिखी है तो तुलसीदास है। ठीक ये बात ठीक उस समय की जिस समय यूरोप में धर्म युद्ध चल रहे थे, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में इतने युद्ध हो रहे थे। एक एक दिन में फ्रांस में 20-20 हज़ार लोग मारे जा रहे थे, जो उस समय के चिंतक, चाहे वो बोधा हो या बाकी लोगों में क्यावली हो, ये सब इनके रचनाओं से मिलता है। ठीक उस 16वीं सेंचुरी में तुलसीदास एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, एक कलयुग का और एक राम राज्य का। और मैं जब यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, उसमें पेपर इथिक्स नाम का है, पेपर 4 में ही पढ़ाता हूँ उसको। उसमें कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस, और वहाँ इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट पीछे जाके देखना तो राम राज्य की तुलसी की धारणा में सारे फैक्टर्स, आप जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज कहते हैं, उस एचडीआई के पापा तुलसीदास के यहाँ पहले से मौजूद हैं।
एकदम एज इट इज मौजूद है। और क्या मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए, उनका वर्णन सुनिए उनके छंद में कि राज्य कैसा होना चाहिए। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, किसी व्यक्ति के कम उम्र में मौत नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए, भाषा ही तो बदली। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब लोग सुंदर हों, कोई व्यक्ति बीमार ना हो, हेल्थ पैरामीटर्स हों। आपकी भाषा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, हमने बीमारियों से कितनी लड़ाई लड़ ली है, वो बात वो भी कह रहे हैं, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो, परेशान ना हो। नहीं कोई अबुध ना हो, अनपढ़ ना हो, इलिटरेट ना हो, न लक्षण ही ना। ये लक्षण वो बता रहे हैं कि राम राज्य के लक्षण है। अगर राम राज्य का लक्षण उनकी भाषा में ये है, तो आज की गुड गवर्नेंस में तो वही मॉडल है। इस तरह का राज्य, इस तरह का समाज किसी भी देश को क्यों हासिल नहीं होना चाहिए। आज हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बेस पे गुड गवर्नेंस के 8 लक्षण मानते हैं, और वो 8 लक्षण हमें राम राज्य के तुलसी कंसेप्ट में दिखाई देते हैं। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो 16th सेंचुरी में अपने समय के राजाओं को देख रहे हैं, उनको 111 साल का जीवन मिला,